गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर एस एल सामोता आपका आरएनयू एजुकेशन हब के इस नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक जो है हम कवर कर रहे हैं और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो हॉट टॉपिक होने वाला है कैलमैन सिंड्रोम। कौन सा होने वाला है? कैलमैन सिंड्रोम। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के अपने टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं। और दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि कैलमैन सिंड्रोम एक्चुअल में होता क्या है। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कैलमैन सिंड्रोम। क्या होगा? कैलमैन सिंड्रोम। पहले अपन जानते हैं कि कैलमैन सिंड्रोम एक्चुअली होता क्या है, उसके बाद अपन देखेंगे कि ये क्यों होता है, उसके बाद देखेंगे इसके क्या साइन सिम्टम या क्लिनिकल फीचर होते हैं, और उसके बाद अपन कंप्लीट करेंगे इसको इसके ट्रीटमेंट के साथ कि क्या इसका अपन ट्रीटमेंट लगा सकते हैं, क्या अपन इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो देखो, कॉलमैन सिंड्रोम जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, वो होती है हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। ये टर्म है, अगर ये समझ गए आप तो आपको बिल्कुल कैल्मन सिंड्रोम समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कैल्मन सिंड्रोम होता क्या है। तो देखो, इसके टर्म से ही आपको समझ में आ रहा है। हाइपो मतलब क्या हो गया? डिक्रीज होना। हाइपो मतलब क्या हो गया? डिक्रीज होना। यहाँ पर भी हाइपो का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज होना। तो यहाँ पर हाइपो डिक्रीज हुआ क्या? गोनेडोट्रोपिन्स क्या डिक्रीज हो गए? गोनेडोट्रोपिन्स। तो यहाँ पर लैंग्वेज में ही आपको बताया गया है कि क्या डिक्रीज हो गए? गोनेडोट्रोपिन्स। और इन गोनेडोट्रोपिन्स की वजह से यहाँ पर डिक्रीज हो गया क्या? फंक्शन। क्या डिक्रीज हो गया? फंक्शन। किसका? गोनेड्स का। किसका फंक्शन कम हो गया? गोनेड्स का फंक्शन। तो मतलब ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन थे अपने, वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से हैं बेटा जी? आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। एफएसएच। कौन कौन से हैं? एफएसएच। और दूसरा कौन सा है? एलएच। दूसरा कौन सा है? एलएच। ऐसी कोई कंडीशन हुई है, ऐसी कोई दिक्कत हुई है किसी पेशेंट के अंदर, किसी फीमेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन थे उनका रिलीज क्या हो गया? कम हो गया। और अगर गोनेडोट्रोपिन का हार्मोन का अगर लेवल कम हो गया तो वो जाकर गोनेड्स पे काम नहीं करेंगे, और गोनेड्स जो होगा उनका ऑटोमेटिकली फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलमन सिंड्रोम जो होती है एक ऐसी कंडीशन से एसोसिएटेड होती है जिसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है? हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म अपन को देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अपन जनरल एक सिनेरियो की बात करें, एचपीओ एक्सिस। आपने नाम सुना होगा कि एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस का मतलब क्या होता है कि हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। इसके अंदर अपन क्या बताते हैं कि ये मान लो अपना क्या है? हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। अब इस हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होती है? कुछ ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं। वो न्यूरॉन जो होती है वो क्या सीक्रेट करती हैं? वो सीक्रेट करती है जीएनआरएच। क्या सीक्रेट करती है? जीएनआरएच। वो जीएनआरएच जो होता है वो किस पे काम करता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे। किस पे काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट करवाता है? वो सीक्रेट करवाता है अपना एफएसएच और एलएच। क्या करवाता है? एफएसएच और एलएच। ठीक है। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलवाता है? एफएसएच एलएच। ये जनरल फिनोमेना है, ये सबको पता होगी कि ये वाली फिनोमेना होती है, वो स्टार्ट होती है। और ये अगर स्टार्ट नहीं हुई, ये अगर स्टार्ट नहीं हुई तो फीमेल के अंदर जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी स्टार्ट नहीं होता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस के अंदर स्पेसिफिक क्या होते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल होती है। इनको क्या बोलते हैं अपन? न्यूरो सिक्रेटरी सेल। क्या होती है ये? न्यूरो सिक्रेटरी सेल। और ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो होती है उनका देखो, उनका यहाँ पर कार्बन सिंड्रोम के अंदर बहुत रोल है। क्यों? क्योंकि ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो होती है वो हाइपोथैलेमस के अंदर बनती नहीं है। हाइपोथैलेमस के अंदर इनका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इनका जो ओरिजिनेशन होता है, इनका जो डेरिवेशन होता है वो हाइपोथैलेमस के प्रॉपर के अंदर नहीं होता है। ये बनती कहीं और है। ये माइग्रेट होकर के हाइपोथैलेमस में आती है। समझ में आई? तो ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल फिर बनती कहाँ है? ये बनती है अपने ओल्फैक्टरी प्लेकोड के अंदर। किसके अंदर बनती है? ओल्फैक्टरी प्लेकोड के अंदर क्या होती है? इनका फॉर्मेशन होता है। और वहां से माइग्रेट होकर के कहां पर आती है ये? हाइपोथैलेमस। कहां पर? हाइपोथैलेमस में। यहां से माइग्रेट होकर के क्या आती है वो?
कीजिएगा लैपटॉप का चार्जर। तो क्या बात कर रहे थे अपन कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है, वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस में डिराइव नहीं होती है, वो बनती कहीं और है, उनका ओरिजिनेशन कहीं और होता है, वो माइग्रेट होकर के कहाँ पर आती है, हाइपोथैलेमस में, और वहां पर आकर के क्या बनाती है, जीएनआरएच। क्या बनाती है, जीएनआरएच। तो ये बनती कहाँ पर है, तो जो अपनी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है वो बनती है ओल्फैक्टरी प्लेकोड के अंदर। ओल्फैक्टरी प्लेकोड के अंदर इसका क्या होता है, डेरिवेशन होता है, और ये माइग्रेट करती है। ये क्या करती है, ये माइग्रेट करती है, और माइग्रेट कर करके कहाँ जाती है, हाइपोथैलेमस में। अब इस माइग्रेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं अपन एनोस्मिन 1। क्या बोलते हैं, एनोस्मिन 1। ये प्रोटीन जो होती है इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल के माइग्रेशन के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। ओल्फैक्टरी प्लेकोड के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल बनी, वो माइग्रेट होकर के हाइपोथैलेमस में जाएगी। अब हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होगा, इनकी हेल्प जो करेंगे माइग्रेशन के लिए, वो कौन सी सेल करेंगे, वो कौन सी प्रोटीन करेगी, वो एनोस्मिन प्रोटीन करेगी। और इस एनोस्मिन प्रोटीन जो होता है, इसको बनाने वाले जो जीन होते हैं, वो होता है कैल 1 जीन, या इसको अपन बोलते हैं एनोस 1। कौन सा, एनोस 1। या तो कैल 1 जीन बोल दो, या एनोस 1 जीन बोल दो। ये जो दोनों जीन होते हैं, ये दोनों जीन एक ही बात है, सिनोनिम है एक दूसरे के। ये बनाते हैं कौन सी, एनोस्मिन प्रोटीन, जो हेल्प करती है न्यूरोसेक्रेटरी सेल के माइग्रेशन के अंदर, जो माइग्रेट करके कहां पर पहुंच जाती है, हाइपोथैलेमस में। अब क्या होता है यहाँ पर, अब होता ये है, अब होता ये है, इसके अंदर क्या हो जाता है अपना, म्यूटेशन। इन दोनों जीन के अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गया, तो अपनी एनोस्मिन जीन जो होती है वो भी नहीं बन पाती है, और अगर वो नहीं बन पाई, तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो होती है वो क्या, वो माइग्रेट नहीं कर पाती है। और अगर माइग्रेट नहीं, तो जीएनआरएच नहीं तो एफएसएच जो होगा वो नहीं बनेगा। और अगर एफएसएच नहीं बनेगा बेटा जी, तो ये ओवेरी पे काम नहीं करेगा। तो ओवेरी का फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओवरी का फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। फंक्शन ऑफ ओवरी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ में आया क्या, तो इसको एक लाइन डायग्राम से अपन समझ सकते हैं क्या। सबसे पहले अपन ने देखा, सबसे पहले पहले अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर क्या होती है, कि जैसे प्लेकोड, कौन सी, ओल्फैक्टरी, कौन सी, ओल्फैक्टरी प्लेकोड, वहां पर क्या बना, वहां पर बनी अपनी न्यूरोसेक्रेटरी सेल। क्या बनी, न्यूरो सिक्रेटरी सेल वहां पर बनी। अब न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो होगी वो कहां पर जाएंगी, हाइपोथैलेमस में। कहां पर जाती है, हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस जो होता है, उसमें वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल क्या करती है, माइग्रेट करती है। क्या करती है, माइग्रेट। उस माइग्रेट के अंदर कौन सी प्रोटीन जो होती है वो इन्वॉल्व करती है, एनोस्मिन फर्स्ट। कौन सी, एनोस्मिन फर्स्ट। और ये एनोस्मिन फर्स्ट जो होती है, उसके अंदर कौन से जीन जिम्मेदार होते हैं, कैल 1 या एनोस 1, ये दोनों जीन जिम्मेदार होते हैं। अब हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल आकर के क्या बनाती है, जीएनआरएच। क्या बनाती है, जीएनआरएच। वो जीएनआरएच कहाँ पर काम करता है अपना, प्यूटिटरी ग्लैंड पे। कहाँ पे काम करता है बेटा जी, प्यूटिटरी ग्लैंड पे। यहाँ तक भेजे में गया क्या, अब प्यूटिटरी ग्लैंड जो होगी वो यहाँ से क्या सीक्रेट करेगी, एफएसएच और एलएच। गोनेड्स, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकालेगी। ये अपने जाएंगे किस पे, ये गोनेड्स पे काम करेंगे। किस पे करेंगे, गोनेड्स। और गोनेड्स यहाँ पर क्या है, फीमेल के अंदर ओवरी। क्या है, ओवरी। अब देखो यहाँ पर वही चीज अपन फिर बात करते हैं एक बार, वही अपन चीज फिर बात करते हैं कि मान लो अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन आ गया, इसके अंदर म्यूटेशन आ गया, तो ये एनोस्मिन प्रोटीन नहीं बने, माइग्रेट नहीं हुआ, माइग्रेट नहीं हुआ तो हाइपोथैलेमस से ये नहीं तो एफएसएच नहीं, एफएसएच नहीं तो अपनी ओवरी जो होगी, वो ओवरी क्या हो जाएगी, हाइपोगोनेडिज्म। मतलब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा जी, डिक्रीज। अरे समझ में आया क्या, देखो यहां तक अपन को समझ में आ गया। ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कैलमन सिंड्रोम होता क्यों है, जो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म जो कंडीशन अपन ने बताई वो होती क्यों है, क्योंकि जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो होती है, उनका माइग्रेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। माइग्रेशन होता नहीं। माइग्रेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि जो उनके माइग्रेशन के लिए जरूरी प्रोटीन थी कौन सी, एनोस्मिन, वो एनोस्मिन प्रोटीन बन नहीं पाती। क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि कैल1 जीन और एनोस्मिन जो फर्स्ट जीन है, वो जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन बना नहीं पाता है। वो प्रोटीन बनाएगा नहीं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल का माइग्रेशन होगा नहीं हाइपोथैलेमस में, और वो सेल ही नहीं होंगी जो जीएनआरएच बनाती है। तो जीएनआरएच बनेगा कैसे, जीएनआरएच नहीं बना तो पिट्यूटरी पे जाकर कोई सिग्नल देगा नहीं एफएसएच के लिए, एफएसएच नहीं जाएगा। ओवरी का फंक्शन क्या हो जाएगा, और ओवरी का फंक्शन मतलब एस्ट्रोजन का रिलीज क्या हो जाएगा, कम। एस्ट्रोजन का रिलीज क्या हो जाएगा, कम। अरे समझ में आया क्या यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया क्या। अब देखो
ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की, इसकी बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की। तो क्लिनिकल फीचर की अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले अपन देखो ओवरी है, ओवरी ने काम करना क्या कर दिया, डिक्रीज। ओवरी का फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज। और ओवरी के अंदर क्या बनते हैं बेटा जी, ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, फोलिकल्स। क्या बनते हैं, फोलिकल्स। तो फोलिकल जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। अगर फोलिकल्स डिक्रीज हो गए मतलब वो मैच्योर हुए ही नहीं, मतलब वो मैच्योर हुए नहीं, मैच्योर नहीं हुए तो वहां पर क्या होगा, ओवुलेशन होगा क्या। अरे ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन तब होता है जब मैच्योर फॉलिकल बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। वो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है, वो रप्चर कब होगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन है ही नहीं, एफएसएच है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ओवरी में फॉलिकल बना ही नहीं, फॉलिकल बना नहीं तो क्या होगा, एस्ट्रोजन है नहीं, एस्ट्रोजन है नहीं तो वहां पर क्या नहीं होगा, ओवुलेशन। क्या नहीं होगा, ओवुलेशन। तो यहाँ पर पहली कंडीशन आपको क्या देखने को मिलेगी, एन ओवुलेशन। क्या देखने को मिलेगा, एन ओवुलेशन। मतलब ओवुलेशन क्या हो जाएगा, बंद। अब ओवुलेशन अगर बंद हो गया तो दूसरी चीज यहाँ पर क्या, पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे क्या, क्या मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होगा क्या, मेंस्ट्रुअल स्टार्ट क्यों होगा भाई, अरे एस्ट्रोजन। क्या पढ़ा था अपने जनरल फिजियोलॉजी के अंदर, क्या पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि एस्ट्रोजन आता है, एस्ट्रो जाकर के एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करवाता है। अगर एस्ट्रोजन है ही नहीं, है ही नहीं तो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कौन कराएगा। और अगर एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट नहीं हुई तो शेड होकर के क्या आएगी, मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर एंडोमेट्रियम तो शेड होके आती है। एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन ही नहीं है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट नहीं हुई, एंडोमेट्रियम अगर प्रोलिफरेट नहीं हुई तो शेड होकर के क्या आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमेनोरिया। क्या देखने को मिलेगा आपको, एमेनोरिया। ठीक है, और वो भी कौन सा, प्राइमरी एमेनोरिया। कौन सा देखने को मिलेगा, प्राइमरी एमेनोरिया। अगर ओवुलेशन ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन, कभी वो मां बन पाएगी क्या, नहीं। तो कौन सी कंडीशन में चली जाएगी वो, इनफर्टिलिटी। कहां पर चली जाएगी, इनफर्टिलिटी। ये तो इसके क्लासिकल अपन को क्लिनिकल फीचर पता होने चाहिए कि एन ओवुलेशन होगा, प्राइमरी एमेनोरिया होगा, और क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी, और क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब ये जो चीजें करवाएंगी ये सारी की सारी ये क्या करवा देंगी, डिलेड प्यूबर्टी। क्या करवा देंगी, डिलेड प्यूबर्टी। ठीक है। अब डिलेड प्यूबर्टी का कॉमन पूछ लेता है कि क्या कैलमन सिंड्रोम डिलेड प्यूबर्टी करवाता है, बिल्कुल करवाता है। लेकिन डिलेड प्यूबर्टी जो है उसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। वो कौन सा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल। याद रखना बेटा जी, क्वेश्चन पूछा जाता है, डिलेड प्यूबर्टी का मोस्ट कॉमन कॉज होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि कैलमन सिंड्रोम भी क्या करवाता है, डिलेड प्यूबर्टी करवाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी पूछ ले तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। कॉन्स्टिट्यूशनल डिले का मतलब क्या होगा कि उसके सारे परफॉर्मेटिव, सारे फॉर्मेटिव, सारे उसके हाइट भी, ठीक है, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डिले आएंगे। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी उसकी, कौन सा मतलब उसके पारिवारिक, मान के चलो कि पारिवारिक लक्षण है, पारिवारिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी प्यूबर्टी जो होती है वो डिले होती है। तो मोस्ट कॉमन जो डिलेड प्यूबर्टी है उसका रीजन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब सारे इसके पैरामीटर जो होंगे वही क्या रहेंगे, बाकी के कंपैरिजन में कम या धीरे डेवलप हो रहे होंगे, ऐसा अपन मान के चलते हैं। ठीक है, तो अपन डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट, इसके अंदर क्या होगा कि जो हाइट होगी वो हाइट भी यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, छोटी। हाइट भी क्या मिलेगी, छोटी। लेकिन अगर हाइट नॉर्मल हो, लेकिन अगर हाइट है अपनी नॉर्मल, उसके बाद भी डिलेड प्यूबर्टी है तो अपन मान के चल सकते हैं कि उसको कैलमन सिंड्रोम हो सकता है। उसको क्या हो सकता है, कैलमन सिंड्रोम हो सकता है। क्लियर है। इसके साथ साथ आपको और क्या याद रखना है इसके क्लिनिकल फीचर में, देखो अभी अपन ने बात करी कौन सी, एनोस्मिन प्रोटीन। कौन सी बात करी थी, एनोस्मिन प्रोटीन। और ये जो अगर क्या हो गई डेफिशिएंट, क्या हो गई डेफिशिएंट बनी नहीं, तो उस फीमेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एनोस्मी। क्या देखने को मिलेगा, एनोस्मी। उसको स्मेल से रिलेटेड दिक्कत आएगी, या तो एनोस्मिया होगा या हाइपोस्मिया। या क्या होगा, हाइपोस्मिया। मतलब या तो उसको स्मेल से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी या फिर उसको कम स्मेल आएगी, तो ये भी कंडीशन होगी। दूसरी उसकी एसोसिएटेड कंडीशन की अगर अपन बात करें कि और क्या हो सकता है, यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलमन सिंड्रोम से एसोसिएटेड कंडीशन कौन कौन सी होती है। तो पहले आपको याद रखनी है बेटा जी, रीनल एजेनेसिस। क्या याद रखनी है, रीनल एजेनेसिस क्वेश्चन पूछा गया है, कैलमन सिंड्रोम से एसोसिएटेड कंडीशन से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा अगर आपसे पूछे क्या, क्लेफ्ट पैलेट। क्या, क्लेफ्ट पैलेट। और तीसरा आपसे अगर पूछे क्या, कलर ब्लाइंडनेस। क्या याद करना आपको, कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बेटा जी। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, हर एक लाइन में क्वेश्चन है, पूछना क्या कि इसके अंदर
हाइपोजमिया एनोजमिया भी हो सकता है फीमेल को। इसके साथ साथ एसोसिएटेड कंडीशन के अंदर रीनल एजेनेसिस, किडनी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। दूसरा क्लेफ्ट पैलेट आपको देखने को मिल सकता है, और तीसरा कलर ब्लाइंडनेस से भी ये एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए क्लिनिकल फीचर और इसकी एसोसिएटेड बीमारियां होंगी। अब अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट, और तो ट्रीटमेंट करेंगे किसका, ट्रीटमेंट अपन करेंगे, देखो अभी अपन ने पढ़ा पीछे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर कि ओवरी का फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज। हाइपोगोनेडिज्म पढ़ा था ना अपन ने, अगर गोनेड्स का काम क्या हो गया, कम, तो यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा आपको, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और एस्ट्रोजन जो हो गया डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। वो आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, डेवलप ही नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, डेवलप आपको नहीं होंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या नहीं होंगे, डेवलपमेंट डिक्रीज। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो अपन को क्या करना है, इनके लिए क्या करना है, अपन को इसके ट्रीटमेंट के अंदर क्या देना है, एस्ट्रोजन। क्या देना है, एस्ट्रोजन। और बेटा जी कभी भी एस्ट्रोजन अकेले नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, मैंने पिछली भी बहुत सारी क्लासेस के अंदर इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। तो क्यों अपन अकेले एस्ट्रोजन नहीं देते हैं, क्योंकि अकेला एस्ट्रोजन अगर अपन ने दे दिया तो एस्ट्रोजन का प्राइमरी फंक्शन होता है वो एंडोमेट्रियम का क्या करवाता है, प्रोलिफरेशन। और एंडोमेट्रियम का अगर ज्यादा प्रोलिफरेशन हो गया एस्ट्रोजन के, अगर कोई अपोजिशन का हार्मोन अपन नहीं दिया साथ में, क्यों क्यों अगर एस्ट्रोजन की फंक्शन को रोकने वाली कोई चीज अपन ने साथ में नहीं दी, एस्ट्रोजन को रोकने वाला कोई नहीं है, तो कोई नहीं है इसका मतलब वो क्या करवाता रहेगा, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन। और एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होते होते क्या करवा देगी, लास्ट में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कैंसर करवा लेगी। इसलिए अपन को एस्ट्रोजन के साथ में क्या ऐड करना पड़ता है बेटा जी, प्रोजेस्टेरोन। क्या ऐड करना पड़ता है, प्रोजेस्टेरोन। वो भी कैसा, साइक्लिकल। वो भी कैसा, साइक्लिकल, कि उसको इतना टाइम देना एस्ट्रोजन बंद करने के लिए प्रोजेस्टेरोन के, वो जो प्रोलिफरेट हुई एंडोमेट्रियम है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में बाहर निकल जाए, वहां पर इकट्ठा ना हो और कैंसर का कारण नहीं बने। तो ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट है। ये इसका क्या है, ट्रीटमेंट है। तो बेटा जी एक बिल्कुल वन वर्ड में आपको बता दूं, कैल्मन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, वो जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो होती है ओल्फैक्टरी प्लेकॉर्ड में बनती है, उसका माइग्रेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसका माइग्रेशन हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि एनोजमिन वन प्रोटीन जो होती है वो बन नहीं पाती है। वो क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि कैल1 और एनोजमिन वन जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन आ गया, तो उसकी वजह से वो बन नहीं पाएगी। अगर वो नहीं बनी तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल माइग्रेट होकर के कहा नहीं गई, हाइपोथैलेमस में, वहां से नहीं गई हाइपोथैलेमस में, तो बनेगा कहीं नहीं, जीएनआरएच। जीएनआरएच नहीं बना, वो पिट्यूटरी पे काम नहीं करेगा, पिट्यूटरी से एफएसएचएलएच नहीं निकलेंगे, एफएसएचएलएच नहीं निकले तो ओवरी का फंक्शन क्या हो गया, कम। वहां से ओवुलेशन भी नहीं होगा, वहां पर पीरियड्स भी नहीं आएंगे, एमेनोरिया में चला जाएगा, इनफर्टिलिटी में चला जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए अपन को क्या करना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन साइक्लिकली उसको प्रोवाइड करवाने। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से आपको एक से दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में मिलने के। आज के टॉपिक अपन यही खत्म करते हैं। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इफेक्टिव था। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट्स में आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको अगर स्पेसिफिक कोई टॉपिक पढ़ने की इच्छा है तो वो भी आप पढ़ करके हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा जो प्लान चल रहे हैं वो प्लान भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर नर्सिंग के अंदर अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो डेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे प्लान चला रखे हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग चला रखे हैं। टेस्ट सीरीज वाले प्लान जो है बहुत ही इफेक्टिव है हमारे पास जो है, वो 365 और 180 डेज, ये 12 महीने और 6 महीने वाला जो प्लान है ये बहुत इफेक्टिव है। ये नोर सेट हो चाहे कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, एसजीपी जीआई हो, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है जहाँ पर क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1499 उसमें बहुत मिनिमम प्राइस में आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो गया। उसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो रिकॉर्डेड और लाइव बैच है वो रिकॉर्डेड लाइव बैच की प्राइस हमने मिनिमम रखी है, वो ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, साथ में नॉन नर्सिंग, नर्सिंग सारा आपको मटेरियल इनके अंदर मिलने वाला है। आरआरबी का हमने टेस्ट सीरीज चला रखा है, और साथ ही साथ में अभी बहुत से स्टेट के अंदर सीएचओ के एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ है या फॉर्म चालू हो गए हैं, तो उनके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, उनकी सीएचओ टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो बेटा ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप जाकर के ऑनलाइन
अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर के जो आपका अच्छा जो भी आप अपनी कंपटीशन एग्जाम के अंदर अपने आगे नर्सिंग ऑफिसर का टैग लगाने के लिए जो भी कंपटीशन का फॉर्म आपने डाल रखा है उसके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और अपने आप की तैयारी का आकलन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपके लिए इफेक्टिव रहा होगा। मिलते हैं इसी जोश और होश के साथ अगले लेक्चर में। आपके लिए शुभ रात्रि।